तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे वेक्टर के और तीन टाइप्स हैं, 1D वेक्टर, 2D वेक्टर एंड 3D वेक्टर। ठीक है, तो देखो अभी हमारा वेक्टर एडिशन ख़त्म नहीं हुआ है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन अभी हमारा फिनिश नहीं हुआ है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन हमारा चल रहा है अभी। लेकिन बीच में एक बात आपको समझना ज़रूरी है, ये 1D, 2D और 3D वेक्टर्स क्या होते हैं और कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये आपने समझ लिया तो फिर आगे लॉज के और एप्लीकेशन हमको समझना और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बीच में आपको ये टाइप्स पढ़ा रहा हूँ, 1D, 2D एंड 3D वेक्टर्स। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, है ना। यूनिट वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था और हमने देखा था कि साइंटिस्ट ने 3 एक्सिस के अलॉन्ग 3 यूनिट वेक्टर्स डिफाइन किए हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर डिफाइन किया गया था उसको क्या बोला गया था, आई कैप। वाई एक्सिस की दिशा में जो यूनिट वेक्टर डिफाइन किया गया था उसको क्या बोला गया था, जे कैप। और जेड एक्सिस की दिशा में जो यूनिट वेक्टर था उसको क्या बोला गया था, के कैप। ठीक है, और इन 3 यूनिट वेक्टर्स की मदद से हम बहुत सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था डियर स्टूडेंट्स कि सपोज़ डियर स्टूडेंट्स, मैं इधर बताता हूँ कि सपोज़ एक हमारा ब्लॉक है और उस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, और ये फोर्स जो है, इस फोर्स को मैं F1 बोल रहा था, 2 न्यूटन। तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में, तो मैं क्या बोलूँगा, 2I कैप न्यूटन। ठीक है, 2I कैप न्यूटन। अभी मैं यूनिट नहीं लिख रहा, सिर्फ इतना लिख रहा हूँ मैं, 2I कैप न्यूटन। ठीक है, अगर मैं एक और फोर्स लगा दूँ इधर से, F2 इज इक्वल टू 3 न्यूटन, तो F2 को हम क्या लिख पाएंगे वेक्टर फॉर्म में, हम लिखेंगे -3I कैप न्यूटन। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड 3 है और ये -I कैप क्यों, क्योंकि उधर है, पॉजिटिव एक्स की तरफ होता तो +I कैप और नेगेटिव एक्स की तरफ है तो -I कैप। ठीक है, फिर मैंने इसके ऊपर एक और फोर्स लगा दिया, सपोज F3, और ये मैंने लगा दिया 5 न्यूटन का। तो फिर F3 को हम वेक्टर फॉर्म में क्या बोल पाएंगे, F3 को हम बोल पाएंगे -5 जे कैप न्यूटन। ठीक है, तो 5 इसका मैग्नीट्यूड है और -j कैप नीचे की तरफ है तो -j कैप, ऊपर होता तो +j कैप। ठीक है, तो ये जितने वेक्टर्स यहाँ मैंने लिखे हैं ये सभी 1 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। कैसे वेक्टर्स हैं, ये सभी 1D वेक्टर्स हैं। 1D वेक्टर्स को पहचानने का मेथड क्या है कि ये वो वेक्टर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, या तो प्योरली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होंगे, या प्योरली वाई एक्सिस के अलॉन्ग, या प्योरली जेड एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये प्योरली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये प्योरली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये प्योरली वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, तो ये सभी 1 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो 1 डायमेंशनल वेक्टर होते हैं उनको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो सिर्फ एक ही यूनिट वेक्टर से हमारा काम हो जाता है। जैसे कि सिर्फ आई कैप दिख रहा है हमको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी सिर्फ आई कैप दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ जे कैप दिख रहा है, यानी सिर्फ आई, सिर्फ जे या सिर्फ के कहीं दिखे तो समझ लेना कि वो वेक्टर कैसा वेक्टर है, 1 डायमेंशनल वेक्टर है। ठीक है, अगर सिर्फ आई, सिर्फ जे या सिर्फ के दिखा तो समझना वो 1 डायमेंशनल वेक्टर है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा यूनिट वेक्टर नज़र आए हमको, यानी आई और जे और के, ऐसे 2 वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स नजर आए, तो समझ लेना कि वो वेक्टर कैसा वेक्टर है, एक 2 डायमेंशनल वेक्टर है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो सपोज डियर स्टूडेंट्स कि मैंने एक इस तरह से एक वेक्टर लिया है, मैं यहाँ दिखाता हूँ इस डायग्राम में। तो मान लो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक पॉइंट चूज़ किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक वेक्टर बनाया, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो वेक्टर मैंने बनाया है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं बोल देता हूँ 2,3, इस पॉइंट का, और ये ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होगा 0,0। ठीक है, अभी 2,3 मतलब कि ये जो वेक्टर है ये किस प्लेन पे लाई कर रहा है, XY प्लेन पर लाई कर रहा है। ठीक है, अगर मैं एक वेक्टर ऐसा बनाता तो वो किस प्लेन पे होता, XZ प्लेन पे। ठीक है, तो एक्चुअली देखा जाए तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो मुझे ऐसा लिखना होगा 0,0,0, 2,3,0। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई वेक्टर होता तो मुझे मान लो कोई रैंडम कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूँ मैं, तो इसका सिर्फ x और z कोऑर्डिनेट होता, तो इसका मान लो 2,0,3। देखो इसका y कोऑर्डिनेट नहीं है, सिर्फ x और z कोऑर्डिनेट है, तो मतलब ये वेक्टर किस प्लेन में, XZ प्लेन पे।
क्योंकि इसका सिर्फ x और z कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट नहीं है। इसका सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट है, मतलब ये वेक्टर किस प्लेन पे है, xy प्लेन पर है। सिमिलरली अगर कोई वेक्टर इस वाले प्लेन पे होता, yz प्लेन पे, तो उसके सिर्फ कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, y और z कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर तुमको कोऑर्डिनेट से तुम पहचान सकते हो कि वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, वो पॉइंट xy प्लेन पे है, yz प्लेन पे है या xz प्लेन पे है, ठीक है। तो जैसे कि सपोज मैंने एक पॉइंट ऐसा लिखा 2,5,0, तो ये कौन से प्लेन पे है, ये xy प्लेन पे है, ठीक है, ये xy प्लेन पे है। अगर मैंने लिखा 2,0,5, तो ये कौन से प्लेन पे है, ये xz प्लेन पे है, ये xz प्लेन पे है। और अगर मैंने लिखा 0,3,7, तो ये कौन से प्लेन पे है, ये स्टूडेंट्स ये XYZ, तो ये YZ प्लेन पे है। कौन से प्लेन पे है, YZ प्लेन पे। तो ये पॉइंट XY प्लेन पे है, ये वाला पॉइंट XZ प्लेन पे है, ये वाला पॉइंट YZ प्लेन पे है, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया यहाँ पर से। अच्छा, अब दूसरी बात ये है डियर स्टूडेंट्स कि मान लो मैं XY प्लेन ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये X एक्सिस हो गया, ये Y एक्सिस हो गया, और ये मेरा XY प्लेन, ये प्लेन मेरा XY प्लेन, ठीक है। यहाँ मेरा ओरिजिन है, तो ओरिजिन को फ़िलहाल मैं लिख रहा हूँ 0,0, या मैं चाहूँ तो अच्छा चलो फ़िलहाल 0,0 लिखता हूँ मैं। अच्छा, अब एक दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसको मैं बोल रहा हूँ 3,4, इस पॉइंट को, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि x पे 3 और y पे 4। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर मैंने इस तरह से बनाया है, ठीक है। तो इस वेक्टर को, अगर मैं इस वेक्टर को वेक्टर r बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इस वेक्टर r को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो लेट्स सी मैं इस वेक्टर r को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है, और ये वाली जो लेंथ है ये कितनी होगी, बोलो, ये 3 होगी ना। तो यहाँ पर मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ, इस वेक्टर को मैं बोल रहा हूँ 3i कैप, बोल सकते हो ऐसा 3i कैप, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 3 है और दिशा उधर है, तो प्लस 3i कैप, ठीक है। और यहाँ पर एक वेक्टर ले रहा हूँ मैं इस तरह से, ठीक है, ये वेक्टर एक ले लिया, और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 4 है, तो इसको मैं बोल रहा हूँ 4j कैप, बोल सकता हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है। तो 3i कैप और ये 4j कैप। अब देखो, अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तुमको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, तो उसके आधार पे ये r जो है ये रिजल्टेंट है ना, किसका किसका, इन दोनों का। ये दोनों सेम ऑर्डर में है और ये ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ r इज नथिंग बट 3i प्लस 4j। r इज व्हाट, r इज नथिंग बट 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से वेक्टर r का हमको पता चल गया। यानी बहुत ही खूबसूरत बात हमको यहाँ पता चली। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मैं कोई भी पॉइंट दे दूँ, मतलब एक वेक्टर मैं ऐसा बना दूँ सच दैट ये वाला पॉइंट जो है ये 2,7 है, ठीक है, और इस वेक्टर को मैं वेक्टर a बोल देता हूँ, और यहाँ तो हमको पता है 0,0 है, तो ये वेक्टर a को मैं क्या लिख पाऊँगा, 2i प्लस 7j लिख पाऊँगा। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स। अगर एक दूसरा वेक्टर मैं लेता हूँ, ये वेक्टर b है, और यहाँ पर मैं पॉइंट्स दे दूँ 3,1, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख पाऊँगा, तो मैं लिख पाऊँगा वेक्टर b इज़ नथिंग बट 3i प्लस 1j। 1j लिखो या सिंपली j लिखो, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1, ठीक है। तो सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो मैं इस तरह से कोई पॉइंट चूज़ करूँ, ये एक वेक्टर है और इसका जो ये वाला टिप है उसके लिए मैं पॉइंट चूज़ कर रहा हूँ, सपोज -3 -2, ठीक है। तो मतलब कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने, ठीक है, -3 -2। तो उस केस में डियर स्टूडेंट्स, अभी -3 -2 इधर नहीं लाई करेगा, लेकिन मैं ऐसी बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। और मान लो इसको मैंने वेक्टर r बोल दिया, तो वेक्टर r को मैं क्या लिख पाऊँगा, तो मैं वेक्टर r को लिख पाऊँगा -3i -2j, ठीक है। एनीवेज, अभी ध्यान देने वाली बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हम वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैं ये बताना चाह रहा था कि एक्चुअली अगर आपको i j ऐसा दिख रहा, ठीक है, तो ये समझ लो कि ये वेक्टर कैसा वेक्टर है, ये एक 2D वेक्टर है, 2 डायमेंशनल वेक्टर है। क्योंकि 1 डायमेंशनल वेक्टर में सिर्फ i, सिर्फ j या सिर्फ k आता था, ये 1 डायमेंशनल थे। लेकिन यहाँ पर
सिर्फ आई है क्या या सिर्फ जे है क्या? नहीं, यहाँ आई जे मतलब दो यूनिट वेक्टर्स एक साथ जुड़ के आ रहे हैं, तो मतलब समझो कि ये जो वेक्टर है ये कैसा वेक्टर है? ये सभी 2 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर आपको डियर स्टूडेंट्स कोई वेक्टर ऐसा देखने को मिले, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3k, तो अगर पूछा जाए कि ये वेक्टर किस प्लेन पर है तो आप क्या बताएंगे? जैसे इस वेक्टर के बारे में अगर पूछा जाए ये किस प्लेन पे है तो हम क्या बोलेंगे? ये एक्स वाई प्लेन पर है। ये किस प्लेन पर है? एक्स वाई प्लेन पर, ठीक है। ये भी किस प्लेन पर है? एक्स वाई प्लेन पर। लेकिन अगर पूछा जाए ये किस प्लेन पे है तो हम क्या बोलेंगे? ये एक्स है और ये जेड है, तो हम बोलेंगे ये किस प्लेन पे है? ये एक्स जेड प्लेन पे है, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई वेक्टर हमको वेक्टर सी दिख गया और वो सपोज हमको ऐसा दिखा 3j प्लस 4k, पूछा जाए ये किस प्लेन पर लाई कर रहा है ये वेक्टर, तो हम क्या बोलेंगे? ये वाई एक्सिस के लिए है और ये जेड एक्सिस के लिए है, तो मतलब ये वेक्टर किस प्लेन पे लाई कर रहा है? ये वाई जेड प्लेन पे लाई कर रहा है। तो ये एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, ये एक्स जेड प्लेन पे लाई कर रहा है, ये वाई जेड। देखो बीच में प्लस माइनस कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस आपको यूनिट वेक्टर्स देखने हैं। तो ये वाई जेड, ये एक्स जेड और ये एक्स वाई, ठीक है। तो अब किसी भी वेक्टर को देख के हम आराम से पहचान सकते हैं कि वो वेक्टर 1 डायमेंशनल वेक्टर है या 2 डायमेंशनल वेक्टर है। अगर 1 डायमेंशनल है तो किस एक्सिस के अलॉन्ग है? एक्स एक्स वाई, ठीक है। अगर 2 डायमेंशनल है तो किस प्लेन पर है? एक्स वाई, एक्स जेड या वाई जेड, ठीक है। तो ये हमको पहचानना आ गया 1D वेक्टर्स एंड 2D वेक्टर्स, ठीक है। ओके, अब कुछ और बातें कि डियर स्टूडेंट्स अगर 3D वेक्टर की हम बात करें तो अब आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं 3D वेक्टर में तीन के तीन जो तीनों यूनिट वेक्टर आई जे के तीनों आ जाएंगे। यानी अगर मैंने ऐसा कोई वेक्टर लिखा, जैसे सपोज मैं डियर स्टूडेंट्स इस तरह से बना रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ तो भी बना रहा हूँ। अब सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट है 2, -3, 5 इस तरह से, ठीक है। रैंडमली मैंने 3 कोऑर्डिनेट्स जो हैं उसको असाइन कर दिए हैं। तो अब ये एक वेक्टर है मान लो, और इस वेक्टर का नाम मैं दे रहा हूँ वेक्टर डी। तो वेक्टर डी को मैं क्या लिख पाऊँगा? वेक्टर डी अब किसी प्लेन पर नहीं है, अब एक्चुअल में वो वेक्टर ऐसा है स्पेस में, ठीक है। वो बना नहीं सकते वहाँ पे, लेकिन ये एक्चुअली ऐसा है, ठीक है। तो वेक्टर डी हम क्या लिख पाएंगे बोलो? हम लिख पाएंगे 2i -3j प्लस 5k, इस तरह से डियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि ये एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है। ये कैसा हो गया? ये एक 3D वेक्टर हो गया, ठीक है। ये वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स थे? ये सभी 2D वेक्टर्स थे, ठीक है। और ये कैसा वेक्टर हो गया? ये 3D हो गया। 3D कैसे पहचाना हमने? यहाँ पे आई जे के तीनों भी आ गए हैं, तीनों आ जाए बस, जहाँ पे साइन कुछ भी हो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर तीनों के तीनों वेक्टर्स हमको तीनों यूनिट वेक्टर्स अगर हमको नजर आ रहे हैं किसी वेक्टर के अंदर, तो समझ लेना कि वो वेक्टर कैसा वेक्टर है? एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है। वो स्पेस में कहीं तो होगा 3 डायमेंशन में, ठीक है। और अगर सिर्फ 2 ही हमको यूनिट वेक्टर्स नजर आ रहे हैं तो मतलब वो किसी प्लेन पे ऐसा चिपका हुआ होगा, किसी पर्टिकुलर प्लेन पे होगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लेन पे होगा। और अगर सिर्फ एक ही यूनिट वेक्टर नज़र आ रहा है तो मतलब वो 1 डायमेंशनल वेक्टर है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हम कुछ और बातें करेंगे डियर स्टूडेंट्स, पर पहले आप यहाँ तक कॉपी डाउन कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स सिलसिला आगे बढ़ाते हुए, और इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे जो बोर्ड पे लिखा है। पढ़ेंगे आप लोग ये सवाल, और ये सवाल अभी वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन पढ़ो, और ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप कुछ सोच चुके होंगे इस बारे में। अभी मैं आपको चलिए बताता हूँ कि कैसे इस सवाल को अप्रोच करना है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये सवाल उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i + 3j, यानी इन चारों में से वो कौन सा वेक्टर है जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इन चारों में से वो कौन सा वेक्टर है जो इस वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो बड़ी आसान सी बात है ये, इसको हम ओरली आंसर कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स।
देखो ये वाला वेक्टर किस प्लेन पर है, बोलो ये किस प्लेन पर है? ये वाला वेक्टर एक्स वाई प्लेन पे है। कैसे? यहाँ आई और जे नजर आ रहा है, तो मतलब ये वेक्टर किस प्लेन पर है? ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन पर है। अभी हमको पता है डियर स्टूडेंट्स कि एक्स वाई प्लेन की जब हम बात करते हैं तो ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो जो हमारा जेड एक्सिस होगा वो इस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यानी वो वेक्टर जो जेड एक्सिस के लॉन्ग है वही, मतलब हमारा जो वेक्टर है वो ऐसा है, ये 2i + 3j कैसा है, ये है, ये हमारा 2,3, ठीक है ना। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? 2i + 3j, ठीक है। तो अब हमारा कौन सा वेक्टर है जो इसको परपेंडिकुलर होगा? ये वाला वेक्टर, ये j के अलोंग, क्योंकि सॉरी ये k के अलोंग, k मतलब कौन सा एक्सिस? ये वाला वेक्टर किस एक्सिस के अलोंग है? ये z एक्सिस के अलोंग है। z एक्सिस के अलोंग है मतलब ये किधर है? ये ऐसा है, ये ऐसा है, मतलब ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। क्योंकि अगर तुम ये आई कैप वाले लोगे तो आई कैप वाले तो ऐसे या ऐसे होंगे, तो वो तो इसके परपेंडिकुलर नहीं हो पाएंगे। जे कैप वाले लोगे तो जे कैप तो ऐसा होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा, वो भी इसके परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा। तो वो वेक्टर जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है वो सिर्फ और सिर्फ ये वेक्टर, यही वो वेक्टर है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। यानी ये हमारा सही जवाब है। 3k जो है, 3k 5k 7k कुछ भी होता है वहाँ पे, -3k कोई बात नहीं है, k होना चाहिए बस वहाँ पे। तो k के अलोंग कोई भी वेक्टर होगा, चाहे +k हो चाहे -k हो, उसके अलोंग कोई भी वेक्टर होगा तो वो इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी ऑटोमेटिकली इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई डिस्टेंस कैसे हमने किया? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ। देखो हमने अभी 1D 2D और 3D वेक्टर्स को जाना, और अब हम एक और कैटेगरी है उसको भी जान लेंगे। तो एक वेक्टर हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर और दूसरे को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या है आओ इनको भी समझते हैं, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट भी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे ही बेस्ड है। हमने अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो पढ़ा है ना, तो उसी पे बेस्ड है ये और दो टाइप्स, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, लेट्स सी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने एक डायग्राम बना दिया, ये दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और मान लो एक पार्टिकल जो है वो इनिशियली यहाँ मौजूद था, ठीक है। इसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूँ, ठीक है। तो पार्टिकल पहले वहाँ था, तो मतलब ये वाला जो वेक्टर है इसको मैं बोल रहा हूँ, ये तो हमारा ओरिजिन है, ये 0,0 है, ठीक है। अब पार्टिकल पहले यहाँ था, तो इस वाले वेक्टर को मैं बोल रहा हूँ वेक्टर r1, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया, ये वाले पॉइंट को मैं पॉइंट बी बोल रहा हूँ। तो अब उसका जो ये जो वेक्टर है इसको मैं बोल रहा हूँ r2। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे r1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? r1 को हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्यों? क्योंकि r1 हमको पार्टिकल के इनिशियल पोजीशन की जानकारी दे रहा है, इसीलिए उसको हम इनिशियल पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और r2 को हम क्या बोलेंगे? r2 को हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर, r2 को हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये r1 हो गया, ये r2 हो गया, ओके। तो पार्टिकल इनिशियली यहाँ था तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल यहाँ था तो फाइनल पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे पहचानेंगे कि कोई वेक्टर पोजीशन वेक्टर है या नहीं है? तो देखो उसकी बेसिक पहचान ये है कि वो हमेशा ओरिजिन से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? ओरिजिन से शुरू होता है। तो देखो इसका जो टेल होगा, टेल, वो टेल कहाँ होगा? ओरिजिन पे होगा। देखो ये दोनों वेक्टर्स का टेल कहाँ है? ओरिजिन पे। तो पोजीशन वेक्टर की पहचान क्या है कि वो हमेशा ओरिजिन से शुरू होता है और उस पॉइंट पे जाके ख़त्म होता है जिस पॉइंट पे पार्टिकल है ना। यानी ये पॉइंट पहले पार्टिकल यहाँ था तो वहाँ जाके ख़त्म हुआ, और फिर बाद में पार्टिकल यहाँ चला गया तो वहाँ जाके ख़त्म हो गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट पॉइंट वेयर द पार्टिकल इज लाइंग, ओके। तो ये चीज़ है, तो यही होता है हमारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और अब एक दूसरा वेक्टर है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा होता है? तो भाई पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया? ए से बी गया ना, चाहे कैसे भी पाथ से गया हो, मान लो ऐसा पाथ से गया, ऐसा घूम घूम के गया, कोई बात नहीं। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे निकालते हैं हम?
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए हम इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यही हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी इसको हम, अभी तुम डिस्प्लेसमेंट को जनरली दो सिंबल दिए जाते हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, या नहीं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में से कोई भी एक सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलो फिलहाल मैं अभी सिंबल एक्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी व्हाट। तो अब देखो ध्यान से देखेंगे, यहाँ एक ट्राइंगल तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? ट्राइंगल। और हमको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता है, वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये R1 और X ये दोनों सेम ऑर्डर में है, और ये R2 जो है ये ऑपोजिट ऑर्डर में है, ठीक है। यानी ये जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ R1 प्लस एक्स इज इक्वल टू R2, यानी R2 इज नथिंग बट R1 प्लस एक्स। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये कैसे लिखा है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो पढ़ाया था वो नोट्स निकाल के देखो, ठीक है। तो R2 जो हो जाएगा वो R1 प्लस इन दोनों का सम हो जाएगा ये, ठीक है। वही मैंने यहाँ लिखा है। अब यहाँ से मैं x क्या लिख सकता हूँ? मैं x लिख सकता हूँ R2 माइनस R1, ठीक है। यानी पता चला कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग बट ये क्या है? ये एक्चुअली डेल्टा आर है ना। डेल्टा आर यानी चेंज इन पोजीशन वेक्टर। सी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, सपोज ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हों, तो मान लो इसका कोऑर्डिनेट है सपोज 2,3, ठीक है। और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है सपोज 5,7, ठीक है। तो अब हमें अगर वेक्टर R1 लिखना है तो वेक्टर R1 हम कैसे लिख पाएंगे? अभी अभी हमने सीखा है डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर R1 को हम लिखेंगे 2i प्लस 3j, ठीक है। ये हो गया पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब वेक्टर R2 कैसे लिखेंगे? ये भी अभी हमने सीखा है। वेक्टर R2 को 5i प्लस 7j, ठीक है। यानी ये वेक्टर अगर लिखना है, ये वाला वेक्टर ये ओरिजिन है, तो सीधा ये कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम ये वेक्टर लिख दिया। और यहाँ भी इसका टेल ओरिजिन पे है, तो सीधा इस वाले कोऑर्डिनेट के हेड के कोऑर्डिनेट, हेड का जो कोऑर्डिनेट है, इस वेक्टर के टिप का जो कोऑर्डिनेट है उसी की मदद से हमने उसको भी लिख दिया। तो ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स हमने लिख दिए। अब हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? वो तो है R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 कर दो डियर स्टूडेंट्स। तो 5 माइनस 2 यानी, चलो मैं अच्छे से लिख के दिखाता हूँ आपको। R2 माइनस R1 हमें करना है ना, तो मैं R2 लिख रहा हूँ 5i प्लस 7j, और R1 लिख रहा हूँ मैं नीचे 2i प्लस 3j। ऊपर R2 है, नीचे R1 है, और सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो R2 माइनस R1, ये 7 माइनस 3 4j हो गया, और ये 5 माइनस 2 सॉरी 3i हो गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, i वाला i के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और j वाला j के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि ये i है और ये j, मतलब दोनों की दिशा अलग अलग है ना, तो दोनों डायरेक्टली ऐड नहीं हो जाएंगे। तो दैट्स इट, यही आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज़ 3i प्लस 4j। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ गया? 3i प्लस 4j। तो आपको बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स कि ये वेक्टर भी हमने लिख दिया, ये वेक्टर भी हमने लिख दिया, और ये वेक्टर भी हमने यहाँ से निकाल दिया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम पोजीशन वेक्टर्स निकाल सकते हैं और किस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक आखिरी बात, एक क्रिटिकल बात। तो घुमा फिरा के पता ये चला कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर हमें ये वेक्टर ए बी निकालना है सच दैट उसके टेल के कोऑर्डिनेट्स पता है और उसके हेड के कोऑर्डिनेट्स पता है। ये एक वेक्टर ए बी है, देखो, यानी वेक्टर एक्स जो हमको दिख रहा है, उसके टेल का कोऑर्डिनेट पता है और उसके हेड का कोऑर्डिनेट पता है। तो क्या मैं इसको इन जनरल इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि अगर मान लो हमारा कोई भी वेक्टर है, सपोज इस तरह से मैंने वेक्टर बना दिया, और इसका टेल का कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूँ x, y, या मैं ऐसा लिखता हूँ x1, y1, और इसके हेड का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ x2, y2। तो ये जो वेक्टर, चलो इसको नाम दे देते हैं, इसको मैं बोल रहा हूँ a, इसको बोल रहा हूँ b, इसको वेक्टर x भी बोल सकते हैं या वेक्टर ab भी बोल सकते हैं। तो ये जो वेक्टर ab है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ
क्या मैं बोल सकता हूँ x2 माइनस x1 आई कैप है ना, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? है ना, देखो ना यहाँ वही हो रहा है ना, यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था 5 माइनस 2 आई कैप, देखो 5 माइनस 2 आई कैप यानी 3 आई कैप प्लस 7 माइनस 3 जे कैप, 7 माइनस 3 जे कैप। यानी पता ये चला कि फाइनल कोऑर्डिनेट, फाइनल मतलब ये अपने हेड का ना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट एक्स का करोगे तो आई कैप के टर्म से मिलेगा, और फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट वाई वाला करोगे तो जे कैप का कोएफिशिएंट मिलेगा, ठीक है। और अगर वो 3 डिमेंशन में है, मतलब यहाँ पर अगर Z1 भी दिया हुआ है, ये पॉइंट भी 3D में है और ये वाला पॉइंट भी 3D में है, मतलब 3 डायमेंशन स्पेस में है, तो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो यहाँ पे प्लस करके एक टर्म आ जाएगा z2 माइनस z1 के कैप। इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके ही बता देता हूँ कि सपोज हमको दिया हुआ है कि भाई एक वेक्टर है, और एक वेक्टर है जिसका जो है सपोज इस तरह से एक वेक्टर दिया हुआ है, ये ऐसा एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है सपोज 2, 3, -4, कुछ भी रैंडम ले रहा हूँ मैं, और यहाँ का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है 5, 2, 6, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो अब हमें ये वेक्टर पता लगाना है, इसको कुछ भी नाम दे दो, मान लो इसको मैं बोल देता हूँ वेक्टर बी बोल दो, मान लो, ठीक है। अब ये वेक्टर बी हमको पता लगाना है क्या है, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो वेक्टर बी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल यानी 5 माइनस 2, तो मैं लिख रहा हूँ 5 माइनस 2 आई कैप प्लस 2 माइनस 3 जे कैप, 2 माइनस 3 जे कैप प्लस 6 माइनस 4 यानी 6 प्लस 4 के कैप, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 10 के कैप। ये हमारा हो गया वेक्टर बी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस वेक्टर का हमें जो हेड है उसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए और जो टेल है उसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो हेड के कोऑर्डिनेट्स माइनस टेल के कोऑर्डिनेट्स करके आई जे के करके ऐड करके हम उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही सारा मकसद था पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताने का, ठीक है। तो अगर वेक्टर ओरिजिन से शुरू हो रहा है, अगर वेक्टर ओरिजिन से शुरू हो रहा है तो फिर 2 माइनस 0 आई कैप लिखोगे और प्लस 3 माइनस 0 जे कैप लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली यही आ जाएगा, अल्टीमेटली यही आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। मान लो मैं वेक्टर R1 के लिए लिख रहा हूँ 2 माइनस 0 आई कैप प्लस 3 माइनस 0 जे कैप, तो देखो इसको सॉल्व करो तो अल्टीमेटली यही आ जाएगा ना डियर स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब है कि पोजीशन वेक्टर मतलब अगर टेल ओरिजिन पे है तो फिर डायरेक्टली इसके मदद से लिख सकते हैं हम सीधा सीधा, लेकिन अगर टेल भी कहीं है और हेड भी कहीं है, दोनों भी, कोई भी ओरिजिन भी नहीं है, तो फिर फाइनल माइनस इनिशियल करके हमको लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक पूरा आप अच्छे से समझ के कॉपी कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके।